ग्रीटिंग्स एवरीवन, अंकित दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। व्यक्ति के जीवन में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं, उनमें से एक है रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट में आपकी एक्टिव इनकम बंद हो जाती है और उस समय तक जो कुछ भी आपने सेव कर रखा होता है आपको बस अपना जीवन उसी में काटना है। ये कहने में बड़ा सरल लगता है लेकिन है बड़ा मुश्किल, क्योंकि पे चेक टू पे चेक वाले व्यक्ति को अगर आप कई सालों की इनकम एक साथ दे दोगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि इतने पैसे का मैं क्या करूं। अब यूं तो मार्केट में रिटायरमेंट को लेके कई सारी स्कीम्स हैं, कई सारे प्लान्स हैं जो कि ये वादा भी करते हैं कि आपकी जो रिटायरमेंट है वो टेंशन फ्री रहेगी, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाते हैं कि उनकी मृत्यु से पहले उनका रिटायरमेंट का सारा पैसा खत्म हो चुका है। और उसके बाद उनके साथ क्या क्या होता है इसको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि रिटायरमेंट 101, जहां पे हम उन बातों के ऊपर गौर करेंगे, उन समस्याओं के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि आपके सामने रिटायरमेंट में या रिटायरमेंट की प्लानिंग के अंदर आएंगी। उनके क्या उत्तर होंगे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देर के चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। अगर आप मार्केट में निवेश करते हैं तो आपने सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क के बारे में सुना होगा। सिस्टमैटिक रिस्क जैसे रिसेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में टैरिफ्स हो गए, जो भी चीज़ मार्केट से जुड़ी है जो उसको इम्पैक्ट करे। वहीं अनसिस्टमैटिक रिस्क हो गया किसी भी कंपनी या किसी भी सेक्टर से जुड़ा हुआ रिस्क, भी कंपनी दिवालिया हो गई। लेकिन एक ऐसा भी रिस्क है जिसके बारे में अक्सर कोई बात नहीं करता और वो है सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क। ये जो रिस्क है, ये जो जोखिम है, ये जुड़ा हुआ है रिटर्न्स के ऑर्डर का, रिटर्न्स के क्रम का, कि किस क्रम के अंदर ऑर्डर है, किस साल आपका पोर्टफोलियो मार्केट के अप मूवमेंट की वजह से पॉजिटिव रहा, कब करेक्शन की वजह से आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू भी डाउन हुई, किस साल प्रॉफिट में रहे, किस साल लॉस में रहे। ये जो ऑर्डर है, जो क्रम है, ये सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क है। अगर आपने सीक्वेंस ऑफ रिटर्न इसको हल्के में लेने की कोशिश करी या जो ये ऑर्डर इसको हल्के में लेने की कोशिश करी तो आप प्री मैच्योर पोर्टफोलियो डिप्लीशन का शिकार बन सकते हैं। यानी जो भी आपकी सेविंग्स है, जो भी आपका रिटायरमेंट कॉर्पस है, वो रिटायरमेंट के बीच में ही पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएगा और एंड यू विल बी स्ट्रैंडेड इन द मिडल ऑफ नोवेयर। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। दूर से देखने के ऊपर हर गार्डन, हर पार्क बहुत ही सुंदर और हरा भरा दिखता है, लेकिन जब आप उस गार्डन के पास जाते हैं, उस पार्क के पास जाते हैं, आपको दिखता है कि कई जगह उसमें सूखा पैच है, कई जगह घास जड़ी हुई है, कई कोनों के ऊपर घास की एक्सेस ग्रोथ हो रखी है, तो कहीं पे कटाई छटाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसी तरह स्टॉक मार्केट भी है। आप जब दूर से देखते हैं, 30-40 साल की कहानी सुनते हैं लोगों के मुँह से कि मार्केट ने 12% का, 16% का रिटर्न दिया, तो आप भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सोचते हैं कि हर साल ही 12% का या 16% का रिटर्न आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे कि पूरे गार्डन के अंदर घास एक समान नहीं होती, उसी तरह स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स भी कभी भी एक ही ऑर्डर के अंदर नहीं आते। ये जो 12% की एवरेज रिटर्न है, ये हर साल नहीं बल्कि टुकड़ों के अंदर आई है। कई साल आपको नेगेटिव रिटर्न्स देगी मार्केट, कई साल आपको बिल्कुल सब ऑप्टिमल फ्लैट रिटर्न्स देगी। आप एफडी इन्फ्लेशन को किसी को भी बीट नहीं कर पाओगे। और कभी कभी मार्केट के अंदर अचानक से एक उछाल आता है और कई सालों की भरपाई वो एक बार के अंदर कर देती है। ये सारे रिटर्न एक क्रम में नहीं आए हैं बल्कि टुकड़ों के अंदर आए हैं, किसी साल पॉजिटिव, किसी साल सब ऑप्टिमल, किसी साल नेगेटिव। लेकिन जब आप एक एवरेज देखते हो तो ये पूरा आपका 12% का रिटर्न निकल कर आता है। उसी तरह जिस तरह आप गार्डन को दूर से देखते हो और गार्डन पूरा हरा भरा और सुंदर दिखता है। चलिए इसको अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। दो रिटायरीज थे, रवि और विक्रम। रिटायरमेंट के टाइम पे दोनों के पास 1 करोड़ रुपया था, जो कि उन्होंने SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के अंदर लगाया और ये तय किया कि हर साल 4% वो पैसा निकालेंगे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इस दौरान मार्केट ने उनको 12% का एवरेज रिटर्न दिया, लेकिन दोनों में फ़र्क सिर्फ एक था। रवि को रिटायरमेंट की शुरुआत के अंदर खराब रिटर्न्स मिले, जिसका असर उसके पोर्टफोलियो के ऊपर भी हुआ। पहले 5 साल की लगातार गिरावट के बाद उसका पोर्टफोलियो पूरी तरीके से हिल गया। साथ ही साथ वो इस दौरान 4 लाख रुपए हर साल निकाल रहा था अपनी ज़रूरतों के लिए। इसके कारण जो उसका पोर्टफोलियो था और भी कमज़ोर होता चला गया। इसका नतीजा 10 साल बाद रवि के 1 करोड़ का पोर्टफोलियो अब सिर्फ 53 लाख रुपए का रह गया, 47% की गिरावट। भले ही मार्केट ने 12% CAGR का रिटर्न दिया हुआ इन 10 सालों के अंदर भी, लेकिन रवि का पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा डिप्लीट हो चुका था कि जब मार्केट ने वापस उछाल, वापस अपटर्न, वापस अपटिक लेना चालू किया तो इतना पैसा ही नहीं था कि कंपाउंडिंग का मैजिक चल सके। वहीं दूसरी तरफ विक्रम के साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। उसको रिटायरमेंट की शुरुआत के अंदर एक अच्छा और मजबूत बुल रन मिला, जिसके कारण उसका पोर्टफोलियो मजबूत और मजबूत होता रहा। भले ही उसको भी गिरावट का सामना करना पड़ा हो, लेकिन
पहले 5 साल के अच्छे बुल रन के कारण उसका पोर्टफोलियो इतना मजबूत हो गया था कि उस गिरावट का उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं हुआ। इसका नतीजा 10 साल बाद विक्रम का 1 करोड़ का पोर्टफोलियो 94 लाख रुपए के ऊपर खड़ा हुआ था, यानी लगभग मूलभूत के पास आपका खड़ा हुआ था। तो सवाल उठता है कि जब मार्केट ने दोनों को 12% का रिटर्न दिया तो फर्क किस चीज का? जवाब है सीक्वेंस का। यही सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क है, जिसके कारण जो रवि था उसका पोर्टफोलियो डाउन था और विक्रम उसका पोर्टफोलियो लगभग उसके मूलधन के पास खड़ा हुआ था। तो याद रहे कि खराब सीक्वेंस सिर्फ और सिर्फ मनोबल के ऊपर ही असर नहीं डालती, बल्कि आपके पोर्टफोलियो को, आपके रिटायरमेंट प्लान को भी पूरी तरीके से स्टॉल कर सकती है। सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क का सबसे ज़्यादा असर उन लोगों के ऊपर पड़ता है जो कि अपने निवेश, अपने इन्वेस्टमेंट से हर महीने या हर साल एक नियमित आय बनाना चाहते हैं, खासकर रिटायरमेंट के टाइम पे। अगर आप अभी युवा हैं, आपके पास 15, 20 या 30 साल की अवधि है, तो आपको सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क की चिंता करने की इतनी ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि अभी आप एक्टिव फेज के अंदर है, अभी आप अर्निंग फेज के अंदर हैं, अभी आप पैसा जोड़ रहे हैं, ना कि उस पैसे के ऊपर जीवित हैं। लेकिन रिटायरमेंट के अंदर परिस्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाती है, आपकी एक्टिव इनकम बंद हो जाती है और ले दे के जो भी बचता है आपके पास, आपका वो कॉर्पस ही बचता है जिसके ऊपर आपको सर्वाइव करना होता है। यही कॉर्पस आपका एकमात्र लाइफलाइन होता है। इसलिए इस फेज के अंदर बहुत सारी चीजें सोच समझ कर ही आपको कदम उठाने चाहिए और सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क भी सबसे ज्यादा हार्ड हिट इसी टाइम पे करता है। एक चीज़ और, मैं जो SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है और म्यूचुअल फंड इन जनरल के बारे में एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। म्यूचुअल फंड इज़ एन एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप मार्केट में निवेश करना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए, आई रिपीट, लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। लेकिन ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन भी एक सीधी सीक्वेंस के अंदर, एक सीधी लाइन के अंदर नहीं होगी, बल्कि टुकड़ों के अंदर होगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इस सफ़र के अंदर आपको उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे, आपको पॉजिटिव रिटर्न्स भी मिलेंगे जो आपके बहुत ज़्यादा खुश करेंगे, साथ ही साथ आपको नेगेटिव रिटर्न्स और ड्रॉ डाउन्स भी आपको देखने पड़ेंगे। तो इसलिए पूरी की पूरी कहानी को समझिए, ना सिर्फ नंबर्स को देखिए। उसी तरह जिस तरह दूर से देखने के ऊपर गार्डन बड़ा हरा भरा लग रहा था, लेकिन पास जाते ही पिक्चर बदल गई, उसी तरह मार्केट भी दूर से देखने के अंदर बड़ा हरा भरा लगता है, लेकिन जब आप उसके पास जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कौन कौन से रिस्क छुपे हुए हैं। तो अगर आप भी ये सोचते हैं कि मैं एक आरामदायक ज़िंदगी जी सकता हूँ, मुझे बस SWP के अंदर पैसा डालना है और फिर मैं फिक्स कर लूँगा कि मेरे को जो है ना कितना % हर महीने या हर साल निकालना है और मेरी ज़िंदगी आराम से कटेगी, तो मैं आपको ये वार्निंग दे दूँ कि सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क के कारण आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। चलिए अब मार्केट के डेटा को देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 25 साल में निफ्टी का सफ़र कैसा रहा। 2000 से लेके 2025 तक जब हम निफ्टी के डेटा को ठीक से एनालाइज करते हैं तो काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। निफ्टी की लॉन्ग टर्म एवरेज 12% CAGR की है, तो पिछले 25 सालों में से 13 साल निफ्टी ने 12% या 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, यानी निफ्टी हैज़ परफॉर्म ओनली हाफ ऑफ द टाइम। बाकी बचे 12 साल में से 5 साल ऐसे थे जहाँ पे निफ्टी ने नेगेटिव के अंदर क्लोजिंग दी और बाकी बचे हुए 7 सालों के अंदर निफ्टी ने सब ऑप्टिमल रिटर्न्स दिए। इनमें से कुछ ऐसे साल भी थे जहाँ पे निफ्टी ना इन्फ्लेशन को बीट कर सका, ना FD के रिटर्न्स को बीट कर सका। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म एवरेज देखोगे तो आपको 12% मिलेगा। और अगर मैं बात करूं 2025 मार्च एंडिंग तक की, तो अभी तक का जो रिटर्न है वो 0 है। अभी तक आपने डेटा को ईयर ऑन ईयर के बेसिस के ऊपर देखा। चलिए इस डेटा को दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि तब क्या होगी जब मार्केट फ्लैट हो जाए, जब मार्केट स्टैग्नेट कर जाए, जब मार्केट शिथिल हो जाए। अगर आप निफ्टी के चार्ट को 2000 से देखें अब तक, तो आपको कई ऐसे पीरियड्स मिलेंगे जहाँ पे निफ्टी पूरी तरह से फ्लैट था, स्टैग्नेट था, शिथिल हुई थी मार्केट। कोई नया हाई निफ्टी ने कई सालों तक नहीं बनाया। ये वो दौर था जहाँ पे निवेशक इस आस में, इस उम्मीद में बैठा हुआ था कि निफ्टी अब रिकवर करेगा, अब रिकवर करेगा, अब रिकवर करेगा, लेकिन निफ्टी टोटली फ्लैट पड़ा हुआ था। अब निफ्टी ने अपना हाई तोड़ा या फिर उस निवेशक का धैर्य टूट गया, ये आप डिसाइड कीजिए। मैं आपको डेटा पॉइंट देता हूँ, ध्यान से देखिए। जनवरी 2008 में निफ्टी ने 6357 का हाई बनाया था, लेकिन इसके कुछ समय बाद वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस आया और मार्केट तेजी से गिर गया। इसके बाद 6 सालों तक यानी 2014 मार्च तक मार्केट ने कोई भी नया हाई नहीं बनाया। सोचिए अगर आपने उस समय रिटायरमेंट ली होती तो आपके रिटायरमेंट कॉर्पस का क्या हाल होता। सोचने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको एक इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ कि क्या होता।
चलिए मान लेते हैं कि आपने रिटायरमेंट ली जनवरी 2008 के अंदर और रिटायरमेंट के टाइम पे आपके पास था 1 करोड़ रुपए जो कि आपने निवेश किया। आपने ये भी निर्धारित किया कि हर साल 4% इन्फ्लेशन एडजस्टेड मैं विड्रॉल करूंगा अपनी ज़रूरतों के लिए, ताकि मेरा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बरकरार रहे। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ आपके साथ। जनवरी 2008 में आपने रिटायरमेंट ली, आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। उसके थोड़े टाइम बाद लीमन ब्रदर क्राइसिस यानी वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई और दुनिया की सारी फाइनेंशियल मार्केट्स गिर गई इंक्लूडिंग इंडिया। उस साल तकरीबन 53% का ड्रॉडाउन आपको अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिला। साथ ही आपने 4 लाख रुपए अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए भी निकाले। तो 2008 के एंड में आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू रह गई सिर्फ 45,92,000 रुपए, यानी पहले साल ही आपको 50% से ज़्यादा का ड्रॉडाउन देखने को मिल गया। 2009 के अंदर मार्केट ने वापसी करी। इस साल रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छे रहे, 76% के रिटर्न्स रहे। आपके विड्रॉल्स भी क्योंकि इन्फ्लेशन आपने एडजस्ट किया तो 4 लाख से बढ़ के 4,60,000 रुपए हो गए। इस साल के एंड में आपके कॉर्पस की वैल्यू लगभग 73 लाख के आसपास आ गई। 2010 में भी अच्छी रिकवरी चालू रही, मार्केट ने इस साल भी अच्छा रिटर्न दिया और आपका जो कॉर्पस था वो बढ़ के अब 80 लाख रुपए का हो चुका है। लेकिन 2011 के अंदर अचानक से मार्केट के अंदर फिर से गिरावट आई। इस साल तकरीबन 24-25% की गिरावट हुई। आपने विड्रॉ किया 5,23,000 रुपए और आपके पोर्टफोलियो की जो एंडिंग वैल्यू वो अब 80 लाख से गिरकर 56 लाख रुपए के पास आ गई है। 2012, 2013, 2014 इन तीनों साल मार्केट फिर से रिकवरी लेती है और आप अपना विड्रॉ भी इंक्रीज करते हो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए। इसके बाद 2014 तक आते आते आपका जो पोर्टफोलियो है वो तकरीबन 65 लाख रुपए के आसपास आ जाता है। 6 सालों के अंदर आपने शुरुआत करी थी 1 करोड़ से, लेकिन आप वापस कभी 1 करोड़ पे नहीं है। आप 65 लाख रुपए के ऊपर खड़े हुए हैं 2014 के अंदर। तो अब असली बात क्या है, मार्केट ने रिकवरी ली, लॉन्ग टर्म CAGR भी ठीक है, लेकिन जो शुरुआत के अंदर गिरावट हुई थी और उसके बाद जो आपने हर साल विड्रॉ किया अपने एक्सपेंसेस के लिए, उसकी वजह से आपका जो कॉर्पस था वो कभी भी रिकवर हो ही नहीं पाया और आप 1 करोड़ की जगह 65 लाख के ऊपर बैठे हुए हैं। अभी तक हमने 2008 से लेके 2014 तक के डेटा को सिमुलेट करके देखा कि हमारा रिटायरमेंट कॉर्पस का क्या हुआ। चलिए अब इस कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और 2014 से लेके 2025 के डेटा को भी सिमुलेट करके देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं हमारे रिटायरमेंट कॉर्पस का हुआ तो हुआ क्या। वही हमारी जो विड्रॉल स्ट्रैटेजी है वही कंटिन्यू रहेगी, 4% इन्फ्लेशन एडजस्टेड। जहां से हमने छोड़ा था 2014 में 65 लाख रुपए पे, वहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको और चलिए देखते हैं कि क्या हुआ। जब आप इस डेटा को 2014 से आगे सिमुलेट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि 2025 में आते आते जो आपका 65 लाख रुपए का कॉर्पस था वो आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 37 लाख रुपए का रह गया है। अगर इसको हम फर्दर आगे लेके जाते हैं तो हमें ये दिखता है कि 2029 आते आते हमारा जो पोर्टफोलियो है वो पूरी तरह से डिप्लीट हो जाएगा। यानी ये स्ट्रेटेजी सिर्फ 21 साल चली, हमारा टारगेट था 30 साल का, उसके अंदर 9 साल कम रहे इस स्ट्रेटेजी के अंदर। अब बहुत से लोग होंगे कि जो ये कहेंगे, ये आर्ग्यूमेंट करेंगे कि 60 साल के अंदर मैं रिटायर हुआ, 21 साल चलिए नॉट बैड, 81 साल के अंदर इट्स गुड इनफ फॉर मी। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि व्हेनेवर यू आर डूइंग रिटायरमेंट प्लानिंग, आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए प्लान नहीं कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो अपनी वाइफ के लिए भी। इंडिया के अंदर जो हस्बैंड और वाइफ का जो एवरेज गैप रहता है एज के अंदर वो तकरीबन 5 साल का रहता है एंड women टेंड टू लिव लॉन्गर देन men। तो whenever you depart from this world, आपकी वाइफ आपके बाद रह जाएगी। So she is counting on you to do the right thing. So by rightly planning your retirement, you can actually leave substantial amount of corpus for your beloved ones. तो अभी तक हमने इन चीज़ों से क्या सीखा, क्या की टेक अवे लेसन्स थे, क्या इनसाइट्स हैं, चलिए इसके ऊपर भी आप नज़र डाल लेते हैं। पहली चीज़, सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। शुरुआत में अगर ख़राब रिटर्न आए तो उसका असर पोर्टफोलियो के कॉर्पस की ग्रोथ के ऊपर तो पड़ते पड़ता है, साथ ही साथ उसकी लॉन्जेविटी, उसकी लाइफ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर डालता है। दूसरा, रिटायरमेंट के अंदर एवरेज रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न की टाइमिंग मैटर करती है, इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। तीसरी चीज़, महंगाई को बिल्कुल भी हल्के में ना ले। जो 4% का विड्रॉल रेट हमने चालू किया था 2025 आते आते वो 11% हो गया इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद। चौथा, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी इसके अंदर जो कि डाइवर्सिफिकेशन से सॉल्व हो सकती थी। अब डाइवर्सिफिकेशन के अंदर पोर्टफोलियो की क्या कंपोजिशन रहेगी, कितना एफडी में रखना है, कितना इक्विटी में, कितना गोल्ड में, क्या सेफ विड्रॉल लिमिट है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर अगली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे डिटेल के अंदर, तो उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई क्वेरी है, कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। दूसरी चीज़, अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख लें।
अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेफ विड्रॉल लिमिट्स के बारे में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो सब्सक्राइब नाउ। टिल देन इट्स अ रैप। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय।